कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए फिर MCQs डिस्कस करने लगी हूँ। सीरीज़ 8 है हमारी, 7 सीरीज़ हम कर चुके हैं। तो आज देख लेते हैं कि हम कितने MCQs, क्योंकि मैंने मेरे ख्याल में सिर्फ 2 ही इसमें लिखे हुए हैं फ़िलहाल, और मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं डायरेक्ट उसमें से पढ़ के फिर आपके लिए ये स्लाइड्स ज़ाहिर एडिटिंग से पहले बनानी होगी मुझे। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, और मुझे बहुत खुशी होती है अगर आप कोई मुझे पॉजिटिव कमेंट लिखते हैं, और नेगेटिव भी हो तो मुझे बताएं। ठीक है, ओके। तो पहला है हमारा MCQ 35 है, 34 इससे पहले हम कर चुके हैं। रेफरेंस वही मैंने लिया है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन से, March 16, 2021। Which one of the following next step is most appropriate for a 77-year-old man with paroxysmal atrial fibrillation, moderate vascular dementia, hypertension, and type 2 diabetes, who has recently been experiencing fatigue and bilateral mid-lower extremity edema, is currently taking donepezil 10 mg daily, verapamil 180 mg per day, lisinopril 10 mg daily, sucralol 120 mg twice a day, and apixaban 5 mg twice daily, and has current blood pressure of 130/60, and heart rate is 45 beats per minute, normal sinus breathing, JVP not raised, lungs are clear, has taken 1 week ciprofloxacin course for prostatitis। ठीक है, तो क्या कराएंगे उसका। ए ऑप्शन उन्होंने दिया है ऑर्डर 24 आवर हॉल्टर मॉनिटरिंग, बी है ऑर्डर एन एकोकार्डियोग्राम, सी है रिड्यूस द डॉनपेजिल डोज विद क्लोज फॉलोअप, डी है स्टॉप द वेरापेमिल विद क्लोज फॉलोअप, ई है ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो क्या करेंगे इसमें। अब एक इन्होंने पूछा है नेक्स्ट फॉलोइंग स्टेप आपने कौन सा करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हो। 77 ईयर ओल्ड का आदमी है, उसको paroxysmal atrial fibrillation है, moderate vascular dementia, hypertension, type 2 diabetes, और उसको अभी रिसेंटली जो है ना उसकी कंप्लेंट फटीग है और bilateral mid lower extremity edema है। अब उसकी सारी दवाइयाँ आपको बता दी है। डॉनपेजिल ले रहा है 10 mg, verapamil 180 mg, lisinopril ले रहा है, sucralol 120 mg twice daily, and apixaban 5 mg twice daily। और ब्लड प्रेशर देखें 130/60 है, हार्ट रेट 45, मतलब कितना ब्रेडिकार्डिया हुआ होगा इसको। नॉर्मल साइनस रिदम है, JVP रेज नहीं है, लंग्स क्लियर है, मतलब कोई पल्मोनरी एडिमा वगैरह नहीं है, और 1 हफ्ता पहले उसने पूरा सिप्रोफ्लॉक्सासिन का कोर्स जो प्रोस्टाइटिस के लिए किया था। तो आपने इसमें से कौन सा स्टेप लेना है मोस्ट अप्रोप्रिएट बताएं। अच्छा, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ई, भाई जाहिर बात है आपने पल्स देखी उसका मतलब ब्रेडिकार्डिया हुआ 45 बीट्स पर मिनट आ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ही सबसे पहले कराना चाहिए इसका, बाकी सब चीज़ों के अलावा के बजाय। ठीक है, तो की लर्निंग पॉइंट क्या हुआ, व्हेन एन ओल्डर एडल्ट हु टेक्स एन एंटी इरिथमिक मेडिकेशन और एन एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल ब्लॉकर डेवलप्स हीमोडायनेमिकली स्टेबल ब्रेडिकार्डिया, द फर्स्ट स्टेप इन एवेलुएशन इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यानी कि आप ECG करवा लीजिए। ठीक है, एंटी एरिथमिक ले रहा है, सुचरलॉल ले रहा है वो, और फर्स्ट स्टेप यही है कि आप ECG पूरा करा के देखें। डिटेल फीडबैक उन्होंने दिया, दिस पेशेंट्स फटीग इज लाइकली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज ब्रेडिकार्डिया व्हिच इज पोटेंशियली रिलेटेड टू द मेडिकेशन ही इज टेकिंग। Polypharmacy is a potential risk given his vascular dementia and advanced age, and 3 of his medication, donepezil, sucralol, and verapamil, have been associated with bradycardia। तो 3 ड्रग्स ले रहा है जिससे उसको ब्रेडिकार्डिया तीनों ही से हो सकता है। Obtaining an electrocardiogram in this case is critical as the underlying rhythm must be evaluated for any level of atrioventricular block। In addition, sucralol and ciprofloxacin can cause prolongation of the corrected QT interval, which in the setting of significant bradycardia can compound the risk for torsades T20s. If the patient is found to have a high level of AV block or significant QT prolongation, he may require hospitalization or further evaluation with a long-term monitor or electrophysiological study। तो भाई उसमें तो इतने चांसेस है ना कि अभी तो हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, वो ब्लड प्रेशर उसका ठीक है, लेकिन उसको जो है वो ब्रेडिकार्डिया इतना सिग्निफिकेंट हुआ है।
तो उसका एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक के लिए उसको एवेलुएट करना चाहिए। और उसने सिप्रोफ्लॉक्सिसिन भी ली थी, उसकी वजह से सुटेनॉल इंटरैक्ट करके क्यूटी इंटरवल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो और भी ज़्यादा एरिथमिया का खतरा है इसमें। इफ द पेशेंट इज फाउंड टू हैव अ हाई लेवल ऑफ एबी ब्लॉक और सिग्निफिकेंट क्यूटीसी प्रोलॉन्गेशन, अब उसमें आप देखिए ईसीजी में, तो फिर उसको फिर हॉस्पिटलाइजेशन भी करनी पड़ेगी, ठीक है, और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी भी करनी पड़ेगी। तो आप सबसे अप्रोप्रिएट स्टेप आपने लिया ईसीजी, उसको सही से आप देखें और फिर नेक्स्ट स्टेप लेंगे। Verapamil, a non-dihydropyridine calcium channel blocker, causes negative inotropy and may result in bradycardia. However, simply stopping the medication, which this patient is presumably taking for his atrial fibrillation, would not be appropriate without further evaluation. क्योंकि अगर एकदम से withdraw कर दे तो और ज़्यादा एरिथमिया का खतरा होता है। Donepezil has been reported to cause bradycardia, and reducing the dose could potentially help this patient. However, an ECG would be indicated first to assess for QTC prolongation. तो पहले आप वो देख लें, फिर उसको बंद करने में कोई मजाका नहीं है। If a patient with confirmed bradycardia, Halter monitor would not provide any additional diagnostic information that could not be obtained with a simple ECG. मतलब ये कि उससे हम और क्या देख लेंगे ना, ब्रेडिकार्डिया ही तो हुआ है उसको, तो उसको ऑल्टर मॉनिटर करवाने की तो ज़रूरत नहीं। अगर सिंकोपी का पेशेंट है और उसको एपिसोडिक चीज़ें हो रही हैं तो फिर उसको मॉनिटर करने के लिए आप ऑल्टर मॉनिटर मतलब लगाते हैं, अदरवाइज ब्रेडिकार्डिया के लिए तो एडवाइजेबल ही नहीं है। Although this patient has mild lower extremity edema, there is no evidence of intravascular volume overload. मतलब उन्होंने चेस्ट भी क्लियर बता दिया, जेबीपी भी उन्होंने कहा कि वो ठीक है, एंड एकोकार्डियोग्राम वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट अंटिल आफ्टर हिज ब्रेडिकार्डिया इज इवैल्यूएटेड। अब ईसीजी कराया नहीं, आप पहले एकोकार्डियोग्राम तो नहीं कराएंगे ना, तो उसकी ज़रूरत फिलहाल नहीं है, ठीक है। ये समझ आ गया। तो ये देख लें, मतलब ड्रग इंटरैक्शन है इसमें, कौन कौन सी ड्रग्स के जो है ब्रेडिकार्डिया साइड इफेक्ट हैं, तो वो सारा इसमें पूछा हुआ आपसे। अब 36 MCQ है, रेफरेंस वही मैंने न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन February 23, 2021। अब आई एम सॉरी, हमारे बराबर में जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है और उस तरफ और ज़्यादा शोर हो रहा था, तो मैंने ये चूज़ की जगह चलने। In addition to increasing the dose of acid suppression therapy, which one of the following tests should be ordered for an obese 60-year-old male smoker with 8 years of reflux symptoms and recent negative cardiac evaluation who presents with weekly heartburn despite taking omeprazole 20 mg daily? मतलब पहले इसको दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत है। मतलब एसिड सप्रेशन की डोज को इंक्रीज करने के अलावा कौन सा टेस्ट हम सबसे पहले इसका कराएंगे? ओबीस पेशेंट है, 60 इयर्स का, मेल, स्मोकर है और उसको काफ़ी लंबी हिस्ट्री है रिफ्लक्स की 8 साल से, और मतलब ये कि उसने कार्डियक एवैल्यूएशन भी उसकी नेगेटिव है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो उसको रिफ्लक्सी की वजह से है। वो प्रेजेंट्स विद वीकली हार्टबर्न, मतलब हर हफ्ते उसको हो जाती है, और जबकि वो 20 मिलीग्राम ओमेप्रोजोल ले रहा है। तो अब इस सूरत में आप सब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट टेस्ट कौन सा करेंगे? नंबर 1 एब्डोमिनल रेडियोग्राफी, बी एसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी, सी एसोफेजियल पीएच टेस्टिंग, डी बेरियम स्वालो स्टडी, ई सीटी ऑफ द चेस्ट एब्डोमेन एंड पेल्विस। तो सबसे पहले जाहिर बात है आप क्या करेंगे, 60 इयर्स का पेशेंट है ये मेल, इसको 8 इयर्स की हिस्ट्री है रिफ्लक्स की, स्मोकर भी है, तो आपने सबसे पहले तो जाहिर बात है कि अपर जीआई एंडोस्कोपी ही करेंगे, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही है, एसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। तो की लर्निंग पॉइंट इसमें क्या है? ओल्ड मेल स्मोकर हु हैज फ्रीक्वेंट और क्रॉनिक हार्टबर्न डिस्पाइट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर थेरेपी शुड अंडरगो इवैल्यूएशन फॉर बैरेट एसोफेगस एंड एसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा। क्योंकि इतना ज़्यादा उसको रिफ्लक्स हो चुका है कि एसोफेगस में जाके ज़रूर मेटाप्लेजिया और बैरेट एसोफेगस को आपको देखना चाहिए, ठीक है। डिटेल फीडबैक उन्होंने दिया है कि दिस मेल पेशेंट who is age 60 with long-term GERD symptoms and history of smoking should undergo
esophagogastroduodenoscopy to evaluate for Barrett esophagus and esophageal adenocarcinoma. Current guidelines recommend considering such evaluations for men who have chronic more than 5 years and or frequent at least weekly symptoms of GERD, heartburn or acid regurgitation, plus 2 or more of the following risk factors for esophageal carcinoma. अब risk factors कौन से हैं? Age more than 50 years, तो 60 years का है ये patient. White race, number 2. Number 3, central adiposity, waist circumference more than 102 centimeter or waist to hip ratio more than 0.9. Number 4, current or past history of smoking. Number 5, confirmed family history of Barrett esophagus or esophageal adenocarcinoma and a first degree relative. मतलब ये कि अगर फैमिली हिस्ट्री है और Barrett esophagus की हिस्ट्री है तो या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में एडिनोकार्सिनोमा की हिस्ट्री है एसोफेजियल, तो आपने ज़रूर इसको फिर करना है. मतलब ये रिस्क फैक्टर है. इफ upper GI endoscopy does not identify reflux esophagitis, Barrett esophagus or esophageal carcinoma, and the patient's symptoms do not improve with increased acid suppression, the esophageal pH testing might be useful to determine whether ongoing acid reflux is contributing to the symptoms. ठीक है, तो अगर मतलब ये कि आपने कर लिया एंडोस्कोपी और उसमें Barrett esophagus आपको नहीं मिला, कोई इंडिकेशन या कोई भी बायोप्सी में प्रूवन एसोफेजियल कार्सिनोमा भी नहीं है, तो फिर पेशेंट के सिम्टम्स जो है ना, अगर ना इम्प्रूव हो रहे हो, एसिड सप्रेशन जो आप दे रहे हैं एडिक्वेट, तो फिर एसोफेजियल पीएच टेस्टिंग यूजफुल होती है. ठीक है. A barium swallow study may be useful for evaluating dysphagia and swallowing disorders. तो barium swallow study तो आप उस वक्त करेंगे ना कि जब dysphagia की कंप्लेन कर रहा होगा या कोई swallowing disorder हो रहा होगा उसको. इसको तो नहीं हो रहा है, इसको तो सिर्फ रिफ्लेक्स है. It can indicate the presence of an esophageal tumor, diverticulum or structure, or suggest certain motility disorders, but is not useful in evaluating Barrett esophagus. ठीक है? Abdominal radiography may be considered in the evaluation of acute abdominal pain when a bowel perforation or obstruction is likely. Such imaging would be of limited value in a patient without reported abdominal tenderness. तो मतलब वो तो आप फिर परफोरेशन वगैरह अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको फिर एक्यूट एब्डोमेन है, तो फिर उसके लिए आप कराएंगे ना एयर अंडर द डायफ्राम देखने के लिए. इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं. CT of the chest, abdomen and pelvis may be useful in determining acute causes of chest and abdominal pain and are often ordered together for staging of malignancy. This does not have any clear indication for CT at this time. अभी तो कोई मतलब जरूरत ही नहीं है ना बिल्कुल भी. अब 37 MCQ जो है ना वो हम इसमें से निकालते हैं. हाँ देखिए, ये जो है मेरे पास आया हुआ है रेजिडेंट ब्रीफिंग उन्होंने दी हुई है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन जून 23, 2022, बिल्कुल रिसेंट है यानी कि. ठीक है, आज क्या है? आज 26 जून है, 3 दिन पहले का ये मेरे पास आया था. तो इसमें बड़ा अच्छा सा है ये वाला. तो ये आप देखें, इसमें उन्होंने पूछा है कि an 18-year-old male college student presents with rhinorrhea, sore throat and cough but has no fever. Tonsillar exudates or cervical lymphadenopathy, कुछ नहीं है उसको. ठीक है. He is up to date with COVID-19 vaccination and test for SARS-CoV-2 is negative. Which one of the following management approaches is most appropriate? मतलब ये 18-year-old का college student है, उसको राइनोरिया हो रहा है, सोर थ्रोट है, कॉफ है, बट कोई फीवर भी नहीं है, टॉन्सिलर एक्सुडेट भी नहीं है एग्जामिनेशन में, कोई सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी नहीं है, और उसकी पूरी कोविड-19 वैक्सीनेशन अप टू डेट है, और इस वक्त उसको कोविड-19 जो है वो नेगेटिव है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट अप्रोचेज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? ए है साइनस सीरीज. बी इन्होंने पूछा है रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट and throat culture to assess for group A streptococcal infection. Prescribe penicillin if either test is positive. C उन्होंने दिया है measurement of anti-streptococcal antibodies, anti-streptolysin O and TNase B. Prescribe penicillin if positive.
डी उन्होंने बताया नेक अल्ट्रासाउंड, मतलब पूछ रहे हैं फिर ये कराएंगे क्या। ई है नो एडिशनल टेस्टिंग, रिकमेंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट विद एनाल्जेसिक्स ओनली। अब मैंने तो सही पिक किया था कि भाई नो एडिशनल टेस्टिंग ही होगी ना इसमें, रिकमेंडेड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे सिर्फ आप एनाल्जेसिक। अगर फीवर हो रहा हो ना तो फिर बहुत सारी चीजें आपको करानी पड़ेंगी। अब इन्होंने अब क्या कह रहे हैं ये अभी देखते हैं। हाँ ये कह रहे हैं पहले सबमिट करना होता है आंसर फिर खुलता है। हाँ मैंने सही कहा, ग्रीन से आ गया सही। अच्छा साइनस सीरीज रैपिड एंटीजन वो भी नहीं कराएंगे, ठीक है। और कि आप एंटी ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन ग्रुप ए तो फिर पेनिसिलिन दे दें उसको अगर टेस्ट पॉजिटिव है, या फिर एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन एंटीबॉडीज कराएंगे, फिर प्रिस्क्राइब करेंगे पेनिसिलिन अगर पॉजिटिव हो। नहीं नेक अल्ट्रासाउंड की तो कोई नहीं बन रही है तो ठीक है। तो नो एडिशनल टेस्टिंग इसका सही आंसर है। रिकमेंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट विद एनाल्जेसिक्स ओनली। सिम्टोमेटिक बस देते हैं एंटी एलर्जिक, एंटी एनाल्जेसिक, पैरास्टामोल वगैरह। नो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग और एम्पेरिक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट इज नीडेड फॉर पेशेंट विद फेरेंजाइटिस हु हैव अ सेंटर स्कोर ऑफ 0। अब ये देख लेते हैं कि क्या है। की लर्निंग पॉइंट इन्होंने बताया, डिटेल फीडबैक में ये कह रहे हैं इन एडल्ट एज patients with pharyngitis, the 4-point center criteria are used to estimate the risk for group A streptococcal infection and to determine whether additional testing or treatment is indicated। ठीक है, ये अच्छा है, आप लोग गौर से सुने। 1 point is given for each of the following criteria। जो center criteria है ना वो क्या है, 1 point दिया जाएगा हर इस क्राइटेरिया के फैक्टर को। नंबर 1 है फीवर, और नंबर 2 है एब्सेंस ऑफ कॉफ, नंबर 3 है टेंडर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, और नंबर 4 है टॉन्सिलर एक्सुडेट। अब इसमें तो कुछ भी नहीं है ना, इसको खांसी तो हो रही है, एब्सेंस भी नहीं है, कोई लिम्फेडिनोपैथी नहीं है, तो इन सब फैक्टर्स में आप एक एक मार्क देते हैं सेंटर क्राइटेरिया में। अ स्कोर ऑफ 0 is associated with the risk for streptococcal infection that is less than 2.5%। ठीक है, तो इसमें तो लेस देन 2.5 ही होगा, तो आप क्यों करेंगे उसको टेस्ट। A score of 3 or 4 is associated with risk of infection between 28 to 53%. For patients with a score of 0, as in this scenario, no testing or antibiotic treatment is recommended. For patients who have a score of more than 2, यानी कि फीवर हो रहा है, कॉफ नहीं है उसको, मतलब पता नहीं चल रहा आपको क्या है, टेंडर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है या टॉन्सिलर एक्सुडेट है, score more than 2, testing for group A streptococcal infection with a rapid antigen detection test and throat culture is recommended। अब देखें कितना ये लोग करते हैं ना, हर चीज हम कहाँ करा रहे होते हैं, थ्रोट कल्चर हर एक का, लेकिन कराना चाहिए। आप देखिए with rapid antigen detection test and throat culture is recommended with treatment if positive। Guidelines regarding empiric treatment in this group vary। For diagnosed group A streptococcal pharyngitis, penicillin is the treatment of choice। Azithromycin is an alternative for penicillin allergic patients। तो penicillin जो है वो आपकी फर्स्ट चॉइस है। Neck ultrasound should be considered in the setting of throat pain associated with the unilateral neck mass, especially if it is cystic in nature, pointing toward an inflamed second branchial cleft cyst during an episode of acute pharyngitis। ऐसी अगर कोई चीज हो भाई, कोई उसमें स्वेलिंग हो रही हो, कुछ हो, तब तो आप कराएंगे ना नेक अल्ट्रासाउंड। एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज हेल्प सपोर्ट अ डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट ट्रॉमेटिक फीवर or post-streptococcal glomerulonephritis by confirming recent group A streptococcal infection, but these tests are not useful in establishing acute infection। तो acute infection में तो हम कभी भी ये नहीं कराते। ASO टाइटर हमेशा डायग्नोज करने के लिए कराते हैं, किसमें, rheumatic fever में, तो इसका तो कोई नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है, ये आप देखिए। अच्छा दूसरा ये हो गया आपके 3। अब मैं देखती हूँ क्या करूँ, मुझसे खुला कोई और। MCQ 38 हो जाएगा हमारा। 38 पे ये कब का है,
जून 16, 2022, ठीक है, पिछले हफ्ते का है ये, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में से। और इन्होंने पूछा है, इन एडिशन टू एडमिनिस्ट्रिंग इंट्रावीनस फ्लूइड्स एंड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, which one of the following management approaches is most appropriate for a 33-year-old woman with sickle cell disease who is admitted for pain crisis and subsequently develops dyspnea, cough, fever and hypoxemia with bilateral patchy lower lobe predominant pulmonary opacities on chest radiograph? पहला इनका ऑप्शन है एडमिनिस्टर हाइड्रोक्सीयूरिया, दूसरा है बी है इनिशिएट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, सी है एडमिनिस्टर फ्रूसिमाइड, डी है इनिशिएट कीटामीन और ई है इनिशिएट हेपरिन इन्फ्यूजन। तो मतलब एक पेशेंट है जिसको इंट्रावीनस फ्लूइड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के साथ साथ आप क्या चीज़ देंगे, जिसकी जो 33 ईयर ओल्ड की वुमेन है, सिकल सेल डिजीज है उसको, और एडमिट हुई है पेन क्राइसिस के साथ, और फौरन ही उसको हो जाता है डिस्निया, कॉफ, फीवर, हाइपोक्सीमिया विद बायलैटरल पैची लोअर लोब प्रीडोमिनेंट पल्मोनरी ओपेसिटीज ऑन चेस्ट रेडियोग्राफ। ठीक है, तो व्यू कर लेते हैं केस को। इनिशिएट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो है ना, इसका सही ऑप्शन है। की लर्निंग पॉइंट क्या है? द प्राइमरी एरिया ऑफ फोकस इन ट्रीटिंग एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम इन अ पेशेंट विद सिकल सेल डिजीज शुड बी adequate pain control, fluid management to prevent hypovolemia, blood transfusion, oxygen supplementation and antibiotic therapy. ठीक है, डिटेल फीडबैक उन्होंने क्या दिया? acute chest syndrome, the leading cause of death among hospitalized patients with sickle cell disease is characterized by the onset of chest pain, fever and cough, usually shortly after a vaso-occlusive crisis. Intravenous fluid should be administered to prevent hypovolemia. ठीक है, जितना भी हाइपोवॉल्यूमिया होगा या लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई होगी टिश्यू में, उतना ही ज़्यादा ये क्राइसिस होता है ना, पेन क्राइसिस। एम्पेरिक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड promptly in patient with acute chest syndrome. The organisms most often responsible for infection that precipitate acute chest syndrome are Mycoplasma, Chlamydia, Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae. A third generation cephalosporin along with a macrolide, a fourth generation fluoroquinolone is an appropriate choice for empiric treatment. Blood transfusion can be considered. Maintaining a hemoglobin level of more than 10 gram per deciliter increases the oxygen carrying capacity of the blood and reduces the concentration of hemoglobin as. Consideration should also be given to exchange transfusion for patients with moderate severe acute chest syndrome. This modality allows for a more rapid reduction in the concentration of hemoglobin as. Adequate analgesia minimizes complications from submaximal inspiration secondary to pain, and it is an important component in treating acute chest syndrome. Initial pain control should be with opioids. If a patient has severe pain that cannot be controlled with opioid alone, ketamine can be used as an adjunct agent. Diuresis may cause precipitation of crisis, so use of furosemide is inappropriate. कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा वो तो हाइपोवॉल्यूमिया होगा और ज़्यादा होगा पेन crisis. The therapeutic anticoagulation with heparin is not indicated in treating acute chest syndrome, as vascular occlusion is secondary to sickle cells or fat emboli rather than a thromboembolic phenomena. However, patients are at risk for venous thromboembolism and should receive prophylactic anticoagulation with subcutaneous low molecular weight heparin or other forms of venous thromboembolism prophylaxis. Hydroxyurea has been shown to reduce the incidence of acute chest syndrome but is not indicated in acute treatment. तो acute treatment को वो नहीं prevent करेगा, तो इसलिए आप वो नहीं करेंगे। तो सबसे important इसमें यही है कि आप infection को एंटीबायोटिक से ट्रीट करें, ठीक है। तो ये 38 हो गया, अब 39 हम देख लेते हैं अगर मुझे मिल जाता है। ओके, ये जून 2 का है, रेजिडेंट ब्रीफिंग में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, यानी कि अभी इसी जून का।
तो इसमें उन्होंने पूछा है अ 50-year-old woman with a 15-year history of type 2 diabetes and hypertension, a 25-year history of cigarette smoking before quitting 3 years ago, and a family history of early myocardial infarction presents for evaluation. She has a blood pressure of 144/84 millimeter of mercury, similar to home blood pressure reading during the past month. While taking lisinopril 20 mg daily, LDL cholesterol level of 88 mg per deciliter, and a triglyceride level of 180 mg per deciliter. While taking atorvastatin 40 mg daily, and an estimated 4.3% risk of developing atherosclerotic cardiovascular disease in the next 10 years. Which one of the following strategies is most appropriate to further reduce this patient's risk for cardiovascular disease? ठीक है, तो पहला उन्होंने पूछा है, मतलब 50-year-old woman है, लॉन्ग स्टैंडिंग 15 years, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, 25 पैक ईयर हिस्ट्री है उसको सिगरेट स्मोकिंग की, लेकिन 3 साल पहले उसने छोड़ दिया है, और फैमिली हिस्ट्री अर्ली एमआई की है उसकी, और वो आई है एवालुएशन के लिए। ब्लड प्रेशर उसका 144/84 है, और लिसनोप्रिल वो ले रही है 20 मिलीग्राम की, और कोलेस्ट्रॉल एलडीएल उसका 88 है, ट्राइग्लिसराइड 180 है, और एटोवास्टैटिन ले रही है वो 40 मिलीग्राम की। एस्टिमेटेड रिस्क जो है ना उसको 4.3% आया है एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए इन द नेक्स्ट 10 years। तो इस कंडीशन में मोस्ट अप्रोप्रिएट फर्दर स्ट्रेटजी कौन सी होगी, मतलब पेशेंट का जो रिड्यूस करे कार्डियोवास्कुलर रिस्क। नंबर 1, रिकमेंड अ लो फैट डाइट टू अचीव अ ट्राइग्लिसराइड लेवल लेस देन 150 मिलीग्राम पर डेसिलिटर। बी है एजिटिमाइड 10 मिलीग्राम डेली। सी है इंक्रीज द लिसनोप्रिल डोज। डी है कंटिन्यू करंट मैनेजमेंट विद नो चेंजेस। और फिर नेक्स्ट ई है चेंज एटोवास्टैटिन टू रोजुवास्टैटिन 20 मिलीग्राम। अच्छा, अब इसमें जो ऑप्शन है ना वो है इंक्रीज द लिसनोप्रिल डोज, ठीक है, वो आप कर दें, इंक्रीज अगर कर दें। द रीजनेबल की लर्निंग पॉइंट है, रीजनेबल टारगेट ब्लड प्रेशर फॉर अ पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज who is otherwise not at increased risk for cardiovascular disease is less than 140/90 millimeter of mercury according to the American Diabetes Association, and less than 130/80 millimeter of mercury according to American College of Cardiology and American Heart Association। ठीक है, तो हमको उससे कम करना है ना, तो इसका तो नहीं कम हुआ हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसका एंटी हाइपरटेंसिव डोज बढ़ा देंगे। डिटेल फीडबैक उन्होंने दिया है, गिवन द इंक्रीज्ड रिस्क फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज इन पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज, मैनेजिंग कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स इन दीज पेशेंट्स शुड बी अ प्रायोरिटी। ठीक है, इन एडिशन टू लॉन्ग स्टैंडिंग टाइप 2 डायबिटीज, द पेशेंट हैज chronic hypertension, a family history of cardiovascular disease, and a history of tobacco use. Although she is not considered to be a high risk for atherosclerotic cardiovascular disease, it is still important to address her cardiovascular risk factors। इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, फैमिली हिस्ट्री है और स्मोकर है वो, मतलब अभी क्विट कर दिया है लेकिन काफ़ी साल उसने की है स्मोकिंग, और उसका थोड़ा सा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो कितने सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ hypertension in patients with diabetes, the American Diabetes Association recommends a target blood pressure of less than 140/90 millimeter of mercury. The American College of Cardiology, American Heart Association guidelines are more aggressive and recommend a target blood pressure of less than 130/80 millimeter of mercury in this population. This patient's BP is currently above both the ADA and AHA target levels. Her antihypertensive therapy should therefore be intensified, for example, by increasing the dose of lisinopril. Statin treatment is cornerstone of cardiovascular risk reduction in patients both with and without type 2 diabetes. LDL cholesterol treatment goal
have largely been replaced by statin intensity recommendations in the current guidelines. In adults aged 40 to 75 years with type 2 diabetes and LDL cholesterol level of 70 to 189 mg per deciliter, a moderate intensity statin is recommended. If there are multiple risk factors for atherosclerotic cardiovascular disease, it is reasonable to prescribe high intensity statin therapy. This patient has a multiple ASCVD risk factors including hypertension, a history of tobacco use, a family history of early atherosclerotic cardiovascular disease, making it reasonable to recommend a high intensity statin such as a atorvastatin 40 mg daily that the patient is already taking. There is no indication in this case to switch another high intensity statin such as rosuvastatin 20 to 40 mg daily. तो वो पहले से ले रही है high intensity statin, तो फिर आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है. In patients at very high risk for atherosclerotic cardiovascular events, more than 20% अगर risk factors हों, it may be reasonable to add ezetimibe to maximally tolerated statin therapy to reduce LDL cholesterol level by 50% or more. Given that this patient's calculated 10-year risk for atherosclerotic cardiovascular disease is only 4.3%, there is no indication to add ezetimibe to her regimen. A healthy lifestyle should be recommended to this patient, but with mild hypertriglyceridemia, the preferred dietary approach is to focus on weight loss and avoid simple carbohydrates. This approach, in combination with aerobic exercises, can help reduce triglyceride level, but its effect on the risk of cardiovascular disease is unlikely to be mediated solely through lowering of triglyceride level. Given the results of Reduce-IT trial, one could consider adding icosapent ethyl to this patient's regime to lower her cardiovascular risk, although most patients in this trial had triglyceride level more than 200 mg per deciliter. If this patient continued her current medication regimen without any change, she would be missing an opportunity to reduce her cardiovascular risk by improving her blood pressure control. ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ये मालूम होना चाहिए, हमेशा याद रखें पेशेंट का, आप समझ रहे हैं कि पेशेंट का तो ब्लड प्रेशर ठीक आ रहा है 140 और 90 को भी लोग कहते हैं कि ठीक आ रहा है, तो आप देख लें कि डायबिटीज़ में जो टारगेट लेवल है ना वो आपने 130/80 से कम रखना है. मतलब जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है वो तो कहती है कि 140/90 से आप कम करें, लेकिन जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उसकी रिकमेंडेशन और भी ज़्यादा विगरस है, वो कहती है 130/80 से भी कम करें अगर कोई डायबिटिक है तो. ठीक है, तो इसमें फिर आप वो करेंगे, इसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आप इसकी एंटी हाइपरटेंसिव की डोज बढ़ा दीजिए. और पहले से ये जो है हाई इंटेंसिटी स्टेटिन ले रही है तो आपको दूसरे हाई इंटेंसिटी स्टेटिन से मतलब बदलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. ठीक है, अब जो है आप ज़रूर मुझे प्लीज़ अपनी कमेंट्स लिखिएगा और मुझे कम्युनिकेट करें और मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए. थोड़ा मैं फारिग हो जाऊँ तो फिर मैं जूम में, किसी ने मुझे कहा था लेक्चर के लिए, तो इंशाल्लाह मैं उसको मेरे जहन में है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सोची हैं, तो फिर और अच्छे से हम इंटरैक्टिव कर लेंगे लेक्चर. ठीक है, थैंक यू सो मच. ओके, खुदा हाफिज़.